नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम फोकस करेंगे क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर। बदलते दौर में यह जरूरी है कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस इन पहलुओं पर काम करें ताकि ग्रोथ के मौकों को टैप करने के लिए कदम बढ़ा सकें। इस राह पर चलते समय कैसी रणनीति अपनानी होगी, इसी पर आज हम फोकस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रमानंद एन शुक्ला, सीनियर डायरेक्टर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट फोर्टी, और साथ ही मौजूद हैं के रमा देवी, प्रेसिडेंट एलीप। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत डॉक्टर शुक्ला आपसे। डॉक्टर शुक्ला, ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़ाने के लिए आप एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? साथ ही जेड को कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है, आपका क्या मानना है? देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल सप्लाई चेन की, इसके लिए हमारे एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अहम हो जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए अभी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं एमएसएमईज के द्वारा वो करीब 50% है, अगर हम टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें। और इस कंट्रीब्यूशन को हमें और बढ़ाना होगा ताकि जो लक्ष्य रखा गया है देश के लिए उसको हम पूर्ण तरह से प्राप्त कर सकें और उससे भी आगे जा सकें। तो जब हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो ग्लोबल हो, खास तौर पे हम अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो इसमें सबसे मुख्य चीज है कि क्या हम उन देशों की जहां पर हम ये सप्लाई करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वहां बेचना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या हम उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो बनाई हुई हैं उनको हम पूरी तरह से कंप्लाई कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बुनियादी चीज है कि हमारे एमएसएमईज को जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इस तरह से फॉलो करने होंगे कि ना सिर्फ वो डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें बल्कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड से, क्वालिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, उन्हें पूर्ण कर सकें। दूसरी चीज है कि अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफी लोगों में जो है उसकी दिलचस्पी बढ़ी है, उसके बारे में कंसर्न बढ़ा है। और ये एनवायरनमेंट या सस्टेनेबिलिटी एक तरह से एक नॉन टैरिफ बैरियर भी बन गया है। तो इस चीज को लेकर हमारे एमएसएमईज को एनवायरनमेंट के प्रति, सस्टेनेबिलिटी के प्रति और ज्यादा जागरूक होना होगा। अपने प्रोडक्ट्स, वो चाहे रॉ मटेरियल का चुनाव कर रहे हो, चाहे वो डिजाइनिंग के समय डिजाइन बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, नए प्रोडक्ट्स की, उन्हें इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि उनके रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट बनाने तक और उसके डिस्पोजल तक इस तरह के मटेरियल्स यूज करें, इस तरह के प्रोसेसेस का इस्तेमाल करें कि वो सस्टेनेबल हो। अब हमारी एमएसएमईज के लिए अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हम अगर बात करें, अलग अलग पैरामीटर्स या रिक्वायरमेंट्स की बात करें, बड़ा मुश्किल होता है कि एक जगह कैसे वो समझें कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए। और इसी वजह से ये जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो सर्टिफिकेशन स्कीम है भारत सरकार की, ये स्कीम इसे इस तरह से बनाया गया है कि एक होलिस्टिक स्कीम है जिसमें ना सिर्फ हम क्वालिटी के बारे में एमएसएमई को जागरूक करना चाहते हैं, ना सिर्फ हम क्वालिटी के अलावा हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, वर्क प्लेस सेफ्टी की बात हो गई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई, प्रोडक्ट टेस्टिंग की बात हो गई, ये सारी चीजें जो हैं एक होलिस्टिक स्टैंडर्ड में लाया गया है। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मेरे ख्याल से एक बहुत ही आसान तरीका है हमारे एमएसएमईज के लिए, जिसको फॉलो करके वो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना एक मार्क बना सकते हैं। अग्रवाल साहब, जहां तक क्वालिटी कल्चर की बात है, एमएसएमईज कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इसे पुश कर सकते हैं? बिल्कुल सौरभ जी, धन्यवाद दूंगा जी ग्रुप का। ये जो अभी बात चल रही है अपने एमएसएमई को क्वालिटी जीरो इफेक्ट, जो अभी शुक्ला जी भी बोल रहे थे, इसको सबसे बड़ा स्किल्ड स्टाफ, जो इंजीनियरिंग है, स्किल्ड स्टाफ और मशीन का लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने को अपडेशन करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। मैनुअल में एरर की संभावना काफी रहती है। ऐसे में फैक्ट्री में सभी स्टाफ को, स्टार्टअप में भी जो आते हैं, समझदार रखना पड़ेगा, रेगुलर सर्वे करना पड़ेगा फॉर बेटर रिजल्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा इस हिसाब से, और सारे सिस्टम को ऐसा अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसा भी एमएसएमई मॉडर्नाइजेशन में ओनर्स की भी ट्रेनिंग जरूरी, जैसा मैं बोलूंगा, अभी हम खाली स्टाफ की बात करते हैं, स्टाफ के अलावा जो हम ओनर है उसको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। ओनर्स भी उसमें ट्रेनिंग में हिस्सा लें और खुद को अपने को आपको परफेक्शन करें। इसके लिए सेमिनार हो,
डिफरेंट तरह की सेमिनार हो जिससे बेस्ट रिजल्ट अपने को आ सके। सरकार को भी, क्योंकि फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन का जो इजी प्रोसेस होना चाहिए। आज कोई भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का है और डिफरेंट तरह के हमको रजिस्ट्रेशन करा सके, इसको इजी वे में लाकर वन विंडो पे लाकर तुरंत इसका रजिस्ट्रेशन हो, जिससे प्रोडक्शन चालू हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो। दूसरा, आज का जो हम कोविड के बाद देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, तो को वर्किंग स्पेस भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। को वर्किंग स्पेस होने दे, क्योंकि जब स्टार्टअप करेंगे और मेक इन इंडिया और बात हम करते हैं, तो ऐसे में हमको कॉस्ट भी बहुत नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ही जो लीन का भी उद्देश्य यही है। तो को वर्किंग स्पेस होने दे, एक जगह 50 कंपनी, 10 कंपनी, 100 कंपनी बैठ के लाखों का जो स्टार्टिंग में सेटअप में खर्चा होता है उससे ही बचेगा। और ये इन्वेस्टमेंट हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करके क्वालिटी की तरफ जाके और कैसे हम वर्ल्ड को कम्पीट करें। रमा जी, रिवैम्प्ड एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम के तहत आप मैन्युफैक्चरर्स के माइंडसेट को कैसे देख रहे हैं? वहीं उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए और कैसे मेजर्स की जरूरत है? Thank you, Saurabh. Thank you for GTV for giving this opportunity to talk about lean manufacturing. I think this is very important for manufacturing sector, and also to change the mindset of MSMEs is very important aspect, because unless we are competitive in the market, we cannot flourish. And there is a need to change the process of our manufacturing by adopting the tools which are required for lean manufacturing. Like recently, 5S and POCA, some of the tools for lean manufacturing. There is a consultancy available, and Ministry of MSME introduced these consultancy tools also, and there are a lot of incentives offered. What I feel is more awareness is needed, because micro and tiny and also small industry are still on the verge of adoption of new technologies, lean manufacturing and JET certification. डॉक्टर शुक्ला, क्या जेड सर्टिफाइड एमएसएमईज को बैंकों से प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दरों में राहत मिलती है? बिल्कुल सौरभ जी, इनफैक्ट जो जेड सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसके द्वारा सिर्फ ये सर्टिफिकेशन ही नहीं है, एक पूरा क्वालिटी का और सस्टेनेबिलिटी का इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। और इस इकोसिस्टम के तहत अगर हम बात करें आज की तारीख में, तो करीब 1.5 साल से भी कम समय में जब से रिवैम्प्ड स्कीम लॉन्च हुई है, हमारे पास 33,000 से ज्यादा एमएसएमईज हैं जो सर्टिफाई हो चुकी हैं आज की तारीख में। और इसका एक कारण है कि जो मॉडल है वो बहुत सिंप्लीफाई किया गया है, उसे एमएसएमईज के हिसाब से बनाया गया है ताकि वो आसानी से इस पे एम्बार्क कर सकें इस जीरो इफेक्ट की जर्नी पर। और इसमें जो बैंक्स हैं, बहुत सारी सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, चाहे वो सर्टिफिकेशन कॉस्ट की बात हो, वहां पर भी इफेक्टिवली 95% तक की सब्सिडी मिल सकती है सर्टिफिकेशन कॉस्ट पे। और अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आज की तारीख में करीब 18 बैंक्स ऐसे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे जेड सर्टिफाइड एमएसएमईज को, चाहे वो प्रोसेसिंग फी हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, उसके ऊपर कंसेशंस दे रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें कंसेशन ऑन इंटरेस्ट रेट, तो अप टू 2.25% का कंसेशन दिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट पे। और प्रोसेसिंग फी पे अगर गोल्ड लेवल की कंपनी है, तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिस वो गोल्ड सर्टिफाइड एमएसएमईज को 100% कंसेशन दे रहे हैं प्रोसेसिंग फी में। और इसके अलावा एक चीज और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स, उन्होंने जेड को अपने स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी अपनाया है, जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स जेड सर्टिफाइड एमएसएमईज के लिए उन्होंने घोषित किए हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी ढेर सारे इंसेंटिव्स जेड सर्टिफाइड एमएसएमईज के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि यदि हमारी एमएसएमईज जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की फिलॉसफी पर आगे चलेंगे, तो ना सिर्फ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी जो एमएसएमईज हैं, बल्कि राज्य के लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे किसी भी राज्य में, देश में, उन्हें एक रेडी रोबस्ट सप्लाई चेन चाहिए। और जेड के माध्यम से हम चैंपियंस क्रिएट करने
की इच्छा रखते हैं, जो विजन है स्कीम का कि हम एमएसएमईज की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं और नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियंस तैयार करें। जैसे ही वो ब्रॉन्ज से सिल्वर और गोल्ड लेवल पर जाते हैं तो एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आए और हमारे देश में एक रेडीमेड सप्लाई चेन, रोबस्ट सप्लाई चेन तैयार रहे। अग्रवाल साहब, तो फिर स्केल अप करने के लिए या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के फ्रंट पर आप वर्किंग कैपिटल जरूरतों को कैसे देखते हैं? इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, जैसे सीडीटी स्कीम है, कोलेटरल फ्री लोन। इसमें मैं सुझाव देना चाहूंगा, खाली अभी तक जो है प्लांट एंड मशीनरी पर वो लोन मिलता है, वर्किंग कैपिटल पर भी लोन, क्योंकि वर्किंग कैपिटल खूब ज्यादा मात्रा में लगती है, वर्किंग कैपिटल का भी एक अहम रोल है। ऐसे में वर्किंग कैपिटल पे भी कोलेटरल फ्री लोन मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये जो B2B इंटरनेशनल फेयर लगाने चाहिए, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ ही अक्टूबर में चाइना में गंजाऊ का कैंप एग्जीबिशन लग रहा है। इसमें पूरे वर्ल्ड के जो हमारा मेन क्या है, मार्केटिंग का है। हम प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, क्वालिटी भी आज के दिन अच्छी हो रही है, ऐसे में मार्केटिंग के लिए हमको B2B फेयर जैसे इंटरनेशनल फेयर करने चाहिए। डॉक्टर शुक्ला, जेड सर्टिफिकेशन 3 लेवल्स का होता है, ब्राउन्स, सिल्वर और गोल्ड। आप इसके बारे में एमएसएमईज को बता सकें और इसमें आखिर किस तरह के पैरामीटर्स की समीक्षा की जाती है? ब्रॉन्ज लेवल की जब हम बात करते हैं जेड में, ब्रॉन्ज लेवल जो है वो सबसे फंडामेंटल एंट्री लेवल की सर्टिफिकेशन है, जिसमें बुनियादी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे कुछ बुनियादी सिस्टम्स उनके पास होने चाहिए ताकि एटलीस्ट वो सरवाइव कर सके, एटलीस्ट वो बिजनेस अपना जो है वो जारी रख सके। तो इसके लिए ब्रॉन्ज जो है उसमें सिर्फ बुनियादी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें स्वच्छ वर्क प्लेस है, जिसमें कि हम ना सिर्फ स्वच्छता या क्लीनलीनेस की बात करते हैं बल्कि हाइजीन की भी बात करते हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे फूड सेक्टर है या फार्मा सेक्टर है, उसमें हाइजीन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हाइजीन से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आती हैं। सेफ्टी से रिलेटेड है, चाहे वो वर्क प्लेस सेफ्टी हो, चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, लोगों की सेफ्टी के लिए हो, क्योंकि यदि एक भी दुर्घटना घटती है एक छोटे से एमएसएमई में, वो उसके लिए एक बड़ा बिजनेस रिस्क है, क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर सब बंद हो जाएगा यदि एक कोई दुर्घटना हो जाती है। और उसके साथ साथ जैसे मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी, क्या वो अपना डिलीवरी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, क्योंकि समय पे अगर डिलीवरी नहीं होती है तो ये कस्टमर का जो है ये मेक एंड ब्रेक हो सकता है। और साथ में क्वालिटी है। तो ब्रॉन्ज में ये बेसिक बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिनको एमएसएमईज को हम प्रेरित करते हैं स्टैंडर्ड के माध्यम से कि उसको फॉलो करें। सिल्वर लेवल में 14 पैरामीटर्स हो जाते हैं, जिसमें कि ये पहले 5 और उसके अलावा स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे अनूप जी भी कह रहे थे कि ट्रेनिंग की सख्त आवश्यकता है, ना सिर्फ एम्प्लॉइज को बल्कि लीडरशिप को भी, जो ओनर्स हैं उनको भी। तो ह्यूमन रिसोर्स जैसे पैरामीटर आ जाते हैं। प्रोसेस कंट्रोल आ जाता है जो बड़ा अहम हिस्सा होता है जीरो डिफेक्ट को पाने के लिए। इसके अलावा चूंकि ये जीरो इफेक्ट की भी बात होती है, तो इस लेवल पर, सिल्वर लेवल पे, एनर्जी और एनवायरनमेंट एक अहम रिक्वायरमेंट बन जाते हैं और प्रोडक्ट टेस्टिंग भी जो है सिल्वर लेवल पर आ जाती है। तो ये सिल्वर लेवल पे 14 पैरामीटर्स होते हैं और गोल्ड लेवल पे कुल मिलाकर 20 पैरामीटर्स हैं, यानी जो पहले ब्रॉन्ज और सिल्वर के मिला के 14 और 6 और पैरामीटर्स हैं, जिसमें और हायर लेवल के प्रोसेसेस आ जाते हैं। जब हम दुनिया की बात करते हैं कि हम ग्लोबली जाकर कंपीट करना चाहते हैं, या जो कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, वो हमारे देश में आ रही हैं, उनके साथ हम कंपीट करना चाह रहे हैं, तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये सारे मिलकर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे एमएसएमईज को देते हैं। तो गोल्ड लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट है, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि एक एमएसएमई को कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी चाहिए, कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे करें, और इवन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक अहम हिस्सा हो जाता है अगर हम लंबी रेस में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के जो पैरामीटर्स हैं, इनको मिलकर ये पैरामीटर्स बनाती हैं इस पूरे मॉडल को। डॉक्टर शुक्ला, ज्यादातर एमएसएमईज ब्राउन सर्टिफिकेशन के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? जी देखिए, इनफैक्ट अगर हम बात करें ओवरऑल जो हमारी सर्टिफिकेशंस हुई हैं, तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो ब्रॉन्ज है, क्योंकि एमएसएमईज कई दफे होता है कि उन्हें एक एक्सप्लोर करना होता है कि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं, चाहे वो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की, चाहे हम बात कर रहे हैं इंसेंटिव्स की, क्या वो वाकई में है। जैसे कि इसमें एमएसएमईज को आगे बढ़ने के लिए एक सर्टिफिकेशन, अगर वो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर लेते हैं,
उसके बाद और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन इनफैक्ट हमारी एमएसएमईज को जीरो कॉस्ट पे मिलता है, क्योंकि जो इसकी फीस है उसके लिए सरकार ने एक ज्वाइनिंग रिवॉर्ड जो है वो उसको इंस्टीट्यूट किया है, ताकि जब एमएसएमई जेड का प्लेज लेती है, प्लेज यानी एक प्रॉमिस है कि वो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, और जैसे ही वो प्लेज लेते हैं तो उन्हें वो ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिल जाता है जिसकी वैल्यू फीस के बराबर है। तो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन पूरी तरह से हमारी एमएसएमईज के लिए फ्री हो जाता है। और जब वो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, हमारी जो एमएसएमई है जो सर्टिफाइड है उनका नाम जो है जेड की वेबसाइट पे आता है, जो कि भारत सरकार की वेबसाइट है, और वहां पर उनका नाम, क्या प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि अगर किसी को उस तरह का प्रोडक्ट चाहिए या कोई लार्ज एंटरप्राइज है, ओईएम है, वो अपने लिए कोई वेंडर ढूंढ रहे हैं या सप्लायर ढूंढ रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो उन्हें वो आसानी से वहां पे पा सकें। तो हमारे एमएसएमई के लिए एक तो ब्रांड क्रेडिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं एक अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए। तो ये पहली बड़ी चीज हमारे एमएसएमई को मिलती है। और उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की हमने बात की, उसका रास्ता हमारे एमएसएमईज के लिए खुल जाता है, और वो एक एक करके या साथ में ये सारे इंसेंटिव्स जो है उसको पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। एसएमई एक्सप्रेस जारी रहेगा। वेलकम बैक। एसएमई एक्सप्रेस में आज बात क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी की। आइए आगे बढ़ते हैं। रमा जी, लीन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बूस्ट किया जा सकता है? साथ ही क्या आप मानते हैं कि तमाम तरह की स्कीम्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है? There has to be a lot of change in the mindset of bankers. When we adopt to the lean manufacturing, they have to fund it. And when some recycle process or we are taking, power conservation, it all needs, term loan. That means our machines need to be converted, our waste need to be converted into some products. This all is again investment. That investment should come with a less rate of interest. Then only we can get into lean manufacturing. रमा जी, इस दौर में ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए एमएसएमईज को कैसे इनकरेज किया जाना चाहिए? Green is very important because we are all talking about climate change and we are talking about environmental issues. And today, unless you are, you take care of, whatever you produce has to be green labeled. You cannot sell in the market also. That is the position. So adopting to the green technologies, again, the issue is like, who will bear the cost? That a transformation into green industry also requires a capital investment. So this has to be put in with a less rate of interest. So government need to encourage in a big way industry adoption of green technologies, because that is a sustainable way of accelerating our industrialization. There should be incentivized and green credits to be given. Green need to be recognized as a branding. So this is what the ministry and government has to come forward in a big way for MSME sector to adopt green technologies. लास्ट वर्ड डॉक्टर शुक्ला आपसे। डॉक्टर शुक्ला, जैसे अभी जेड फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज के लिए है, वहीं सर्विसेज क्षेत्र में काम कर रहे एमएसएमईज को क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, अभी जब जेड स्कीम लॉन्च की गई थी तो ये एनविजन हुआ था कि हम इसे 2 फेजेस में लॉन्च करेंगे। पहला फेज जो था, पहला चरण, वो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज के लिए था, और अभी हम पहले चरण में हैं। जहां तक सर्विसेज की बात है, बिकॉज हम अच्छी तरह से सरकार जानती है कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो एक बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी का, और उन्हें भी जेड में लाना बड़ा अनिवार्य है उनके इंप्रूवमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। तो जेड जो सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी जेड का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, और बहुत ही जल्द हम सर्विसेज सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ये जेड स्कीम को एक्सटेंड करेगी, ना सिर्फ सर्विसेज सेक्टर के लिए बल्कि उन एमएसएमईज के लिए भी जो मैन्युफैक्चरिंग में है और एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं, उनको और अधिक सहायता के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भी कुछ चीजें जो हैं वो सरकार की तरफ से आने की बहुत जल्द अपेक्षा है। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर रमानंद एन शुक्ला, सीनियर डायरेक्टर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया,
डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट फोर्टी, और के रमादेवी जी, प्रेसिडेंट अलीप, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।